स्वागत है आप सभी का आई गेट भिलाई में। इसके पहले मैंने गेट 2021 और गेट 2020 के प्रीवियस ईयर के एप्टी के क्वेश्चंस यूट्यूब में अपलोड किए थे। तो अब मैं ना उसी वाली सीरीज को कंटिन्यूशन में लेकर चल रहा हूँ, सारी सीरीज को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ गेट में सीएस ब्रांच के 2019 के क्वेश्चंस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज 2019 के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे साथ में बहुत इत्मीनान से ना धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आप इस वाली बात को समझो, मैं ना आपको ना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं टिक करके देता हूँ, बल्कि उसके आसपास के जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना, सारे के सारे इस वीडियोस में ना बहुत आराम से डिलीवर करते हुए चलता हूँ। तो अगर आप ना थोड़ी देर अगर पेशेंस रख के ना इस वीडियो लेक्चर सीरीज को सुनते जाएं, तो बस गेट का एग्जाम सामने ही है। हल्का फुल्का अगर इंटेलिजेंस में बिल्डअप हो गया ना, तो आप एप्टी में बहुत अच्छा कर जाओगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। मतलब इस वीडियो की आप खास बात को समझिए, आपको ये तो पता चलने ही वाला है कि गेट में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और साथ साथ आसपास के सारे कंसेप्ट भी मैं डिलीवर करके दूंगा। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मैं ना किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चल रहा हूं ताकि आपको ना पूरा कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो मेरी इस वाली बात को समझिएगा आप। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ना, ये आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं जेन्युइनली इस पर एफर्ट दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ कहीं से बेनिफिट मिल सके। तो थोड़ी देर मेरे साथ ना पेशेंस रख के धीरे धीरे चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो चलो कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए रीड करने वाला, इत्मीनान से सुनिएगा। क्वेश्चन 1 पे कहता है, द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट एज फॉलोज, इक्विपमेंट 20 लाख, सैलरीज 12 लाख एंड कंटिजेंसी 3 लाख। ठीक है भाई। तो क्या होगा कि कोई प्रोजेक्ट कोई बना रहा होगा, तो उसमें ना पर्टिकुलर टाइप के खर्चे, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइप के खर्चे हुए हैं, ठीक है। सामान खरीदने मतलब इक्विपमेंट लाने में 20 लाख उन्होंने खर्चा कर दिया, सैलरी बांटने में मतलब जो लोग काम किए होंगे उनको 12 लाख दे दिया, और इधर उधर की चीजों में 3 लाख और खर्चा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ब्लैंक है ना, ये जो ब्लैंक है ना, इस पर हमें क्या फिल करना चाहिए था, वो ऐसा पूछ रहा है। क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। हमारे गेट एग्जाम में 4 से 5 नंबर की इंग्लिश हमेशा एग्जाम में आती है, कभी कभी ज्यादा की भी दे देते हैं। और जो इंग्लिश रहती है ना, बहुत ही नॉमिनल लेवल की होती है। मतलब अगर आपने ना थोड़ा बहुत स्कूल लेवल में भी इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत एफर्ट भी दिया होगा ना, तो भी वो काफी हो जाता है। लेकिन आपको ना थोड़ी बहुत चीजें ना, क्योंकि स्कूल टाइम में पढ़े रहते हैं ना, तो क्या होता है, समय के साथ हम लोग फिसल चुके थे, दिमाग से हमारे निकल चुकी होती है। तो वो उसी पर एक क्वेश्चन बना कर दे देता है और अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अच्छा फ्रस्ट्रेटिंग माइंड तैयार हो जाता है कि अरे यार मेरे को ये आता था लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसा फील होने लग जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारे कंसेप्ट ना आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बताते हुए चल रहा हूँ, बस आप सुनिए इत्मीनान से। सुनो जरा। ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रेक डाउन, ब्रेक, ब्रेक्स डाउन, ब्रेक्स। अब ये दोनों इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्यों आंसर नहीं हो सकता है सर, जरा इत्मीनान से समझिए। ब्रेक का मतलब होता है रोकना, तो यहां पर कोई रोकने का सेंस थोड़ी है। सेंस किस चीज का है पता है, वो आपको बता रहा है कि हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है ना, वो इन टुकड़ों में बटा है। मतलब उसने क्या किया, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो बात डिवीजन की चल रही है, बात रोकने की नहीं चल रही है। ब्रेक का मतलब होता है रोकना, तो मेरे को रोकना नहीं है, तो इसलिए उसका आंसर नहीं है। और ब्रेक का ही सिंगुलर फॉर्म होता है ब्रेक्स। मैंने इसके पहले आपको वीडियो लेक्चर सीरीज में बताया था, अगर आपको याद आ जाए थोड़ा भी तो जरा देखो। तो मैंने आपको बता कर रखा हुआ है, क्या बताया था मैंने आपको कि ना, ये वाली बात सच है कि नाउन के केस में, नाउन के केस में अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, नाउन के केस में अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बॉय लिखा हुआ है तो BOYS कर दिया मैंने, सीना है समझ में। जैसे मैंगो लिखा हुआ है तो हमने GOES कर दिया। तो मैंने आपसे क्या कन्वे करने की कोशिश करी है, अगर आपको नाउन के केस में प्लूरल बनाना होता है तो हम लोग S या ES यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको नाउन के केस में प्लूरल बनाना है तो S या ES लगा दो, ये आपने पढ़ रखा है। लेकिन दरअसल क्या होता है पता है, वर्ब के केस में ना उल्टा हो जाता है। वर्ब के केस में अगर आपने S या ES लगाया, मतलब अगर ने रन को अगर रन्स किया, तो फिर वो ना प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। और आपको यही वाली बात जो है ना मैंने कही थी, ध्यान दीजिएगा, उल्टा होता है। नाउन के केस में S या ES लगाओ तो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब के केस में
अगर आपने एस या एस लगाने की कोशिश करी तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो ये जो ब्रेक लिखा हुआ है ना, इस पे अगर आपने एस लगा दिया तो वो दरअसल सिंगुलर बन जाता है। सीन है आपको समझ में? यहां तक बात आ गई आपको समझ में? तो कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है कि वर्ब के केस में एस या ई एस लगाओ तो वर्ब कैसा बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ये है कंसेप्ट। इतना आइडिया एक्सेप्ट हो गया? अब जरा बात को समझना। हमें दरअसल क्या करना होता है पता है? हमें ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मेंटेन करके चलना होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। किस चीज का एग्रीमेंट होता है सर? अगर सब्जेक्ट आपने सिंगुलर लिया तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है। अगर आपने सब्जेक्ट प्लूरल लिया तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है। बात को ऐसे समझो, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये है एसवीए कंसेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंसेप्ट। तो अब जरा बात को समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। चलो जरा यहां देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही मैं इस वाले सेंटेंस में आता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है एक्सपेंडिचर। दिस इज द सब्जेक्ट, ये है मेरा सब्जेक्ट। आगे बात समझ में? अब जो मेरा सब्जेक्ट है ना, जिस पर बात चल रही है तो उसको अपन सब्जेक्ट बोलते हैं, वो जो है ना वो सिंगुलर है। एक्सपेंडिचर वहां पर सिंगुलर नाउन है। सीना ना समझ। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस मैथ्स के हिसाब से, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इतनी बात की दिमाग में? तो मुझे ना उस वाली जगह पर कुछ भी पुट करना है, सिंगुलर पुट करना है। एग्री? मैंने बता दिया था ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते क्योंकि इनका मतलब है रोकना, वहां पर रोकने का कोई सीन ही नहीं है, इसलिए मैंने उन दोनों को पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था। ब्रेक डाउन या ब्रेक्स डाउन में से कोई एक आंसर हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि ब्रेक डाउन का मतलब होता है टुकड़ों में विभाजित करना, टुकड़ों में तोड़ना। सीना ना समझे? तो उसने टुकड़ों में ही तो तोड़ा है ना अपने एक्सपेंडिचर को, कि इक्विपमेंट में 20 लाख लगाया, सैलरी में 12 लाख लगाया। सीना ना समझ में? तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे ना सिंगुलर टर्म पुट करना है, सिंगुलर टर्म। अब मैंने आपको अभी भी क्या बताया, अगर आपने वर्ब के केस में एस या एस लगाया तो वो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। तो ये ब्रेक लिखा हुआ है, ये ब्रेक्स लिखा हुआ है। यही तो उसने क्वेश्चन को अच्छा कर दिया ना। अब जैसे यहां पर मैं एस लगाऊंगा ना तो दरअसल ये बन जाएगा सिंगुलर, जो कि हमारे नाउन के कंटेंट से उल्टा है। नाउन के कंटेंट में एस लगाते तो प्लूरल मिल जाता था, और यहीं पर बच्चों को आता है कंफ्यूजन। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था और इसीलिए उसने गेट एग्जाम में पूछा। तो बात को जैसे समझना कि जैसे मैंने वर्ब में एस डाला तो वो क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। जैसे मैंने वर्ब में एस डाला तो वो सिंगुलर बन गया। सीन को जरा समझने की कोशिश करना। तो क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो सिंगुलर है, जिसकी मीनिंग होती है टुकड़ों में विभाजित करना, और मुझे यहाँ पर सिंगुलर टर्म ही चाहिए था, इसीलिए मैं आंसर टिक करके आऊंगा सी, विच इज ब्रेक्स डाउन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना बच्चे लोग, वो है सी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो बच्चे लोग, हम लोग आ चुके हैं इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। थोड़ी देर में मेरे साथ बने रहोगे ना? मतलब हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा जो है समय जा रहा है, लेकिन मैं आपको बस एक बात कहने की कोशिश कर रहा था कि ये वाला जो लाइफ का जो आपको समय मिला है ना, वो इसी चीज के लिए मिला है। किस चीज के लिए मिला है सर? कि अपने कैरियर में ना थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझ कर, थोड़ा सा चीजों पर समय देकर ना कुछ अच्छा कर जाऊं, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बन जाऊं, इसी चीज के लिए समय मिला है। तो अगर जिस चीज में हम लोग को समय चाहिए या जिस चीज में हम लोग अभी समय दे रहे हैं, हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। आपको जो समय मिला है ना वो इसी चीज में देने के लिए मिला है। तो इसमें समय देना, इट्स एक्चुअली राइट। गॉट इट? तो अगर मैं समय ले रहा हूँ तो पर्पसली ले रहा हूँ ताकि आपको चीजें बहुत ही धीरे धीरे इत्मीनान से समझा सकूं। मतलब जब 10 क्वेश्चन आप देखो ना गेट 2019 में पूछे हुए, तो आपको ना आइडिया मिलना चाहिए कि दरअसल हुआ क्या था वहां पर। सीन आ रहा है आपको समझ में? तो जरा इत्मीनान से सुनना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आंसर बताना तो टिक कर चला जाता मैं, उससे कोई फायदा थोड़ी है। वो तो आप गूगल में लिखोगे तो कई सारे ऐसे पीडीएफ मिल जाएंगे जिसमें आंसर लिखा हुआ रहता है, तो उसका क्या मायना है? इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। सुनो जरा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता है वो, द सर्च इंजन बिजनेस मॉडल डैश अराउंड द फेल्क्रम ऑफ ट्रस्ट। अब ये सर्च इंजन बिजनेस मॉडल क्या है भाई? हम लोग जैसे गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या होता है कि ना कुछ वेबसाइट से टॉप पर आती है, तो आपको शुरू की 4-5 वेबसाइट्स दिखती हैं और उसी में आपका कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जाता है और आपको सॉल्यूशन या आंसर या जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हो तो मिल जाती है।
लेकिन सिर्फ वो 4-5 वेबसाइट ही है क्या उस चीज के लिए? नहीं ना। आप जैसे से स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, मोर में टिक करते जाओगे, उस टाइप के आपको लाखों वेबसाइट मिलेंगे, कमी नहीं, इतनी वेबसाइट है उस आपके पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि लेकिन फिर कुछ ही वेबसाइट का नाम टॉप पर आ पाता है इतनी सारी वेबसाइट्स में, तो ऐसा कैसे होता है? ये होता है सर्च इंजन बिजनेस मॉडल। मतलब ये कि कुछ कुछ लोग बहुत ही जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उनका नाम जो है उस सर्च इंजन में सबसे ऊपर आता है। या कुछ कुछ लोग क्या करते हैं पता है, आपने अगर नोटिस किया होगा, जैसे आप गूगल सर्च करते हैं ना, तो शुरू की 1 या 2 वेबसाइट को छोड़कर ही तीसरे में टिक करना चाहिए। मेरी पर्सनल सलाह है। क्यों पता है? क्योंकि पहला और दूसरा ना वो ऐड होता है, वहाँ नीचे छोटा सा लिखा रहता है एडी करके। तो वो जो ऐड आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो बिजनेस मॉडल का ही तो पार्ट है। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन बिजनेस मॉडल। मतलब ये क्या होता है कि गूगल जैसे कंपनी हो गई, और भी कई सर्च इंजन होंगे, वो क्या करती है कि इतनी सारी वेबसाइट्स में आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को उस पर्टिकुलर एरिया के लिए टॉप में रखने के लिए पैसे लेती है, जिसको एज एडवर्टाइजमेंट टॉप पे रखती है, ताकि वो जो वेबसाइट है आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे। सीन आ रहा है आपको समझ में? तो वो सर्च इंजन बिजनेस मॉडल हो गया। हालांकि आप इस चीज से वाकिफ थे, मैंने फिर भी एक बार पूरा बता दिया। डैश अराउंड द फल्क्रम ऑफ ट्रस्ट। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ना फल्क्रम के एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप देखो तो आएगा बेसिस, मतलब कि भरोसे के आधार पर चलती है। भरोसे के आधार पर चलती है मतलब ये है कहने का कि आपको ना सामने वाली कंपनी में भरोसा करना है कि हाँ वो आपका जो भी टास्क दिया है आपने उसको, वो उस पर पूरा काम कर रही है, बस उसी ट्रस्ट पर चलती है। ये बस कहने की कोशिश कर रहा है। और ये ऑप्शंस उसने दे दिए। तो ऑप्शन से अपने पास रिवॉल्व्स, प्लेज, सिंक्स, ब्रश्ड। अब आपको एक बार सारे ऑप्शंस की मीनिंग समझाते हैं। रिवॉल्व्स का मतलब होता है उसके चारों तरफ घूमते रहना, उसके आसपास घूमते रहना, ठीक है। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज से खेलना, ये वाली बात तो हम लोग जानते हैं। सिंक, सिंक का मतलब होता है डीप डाउन, मतलब कि किसी चीज में डूब जाना, स्पेशली लिक्विड में, ठीक है। बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है कोई चीज जब ना बहुत ही वॉलेंटली, बहुत तेजी से फूटती है, तो उसका सेंस ये आता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा फिट बैठेगा? ये फूटती वाला फिट बैठेगा क्या? नहीं ना भाई। कंटेंट ये है कि ट्रस्ट के आधार पर सर्च इंजन बिजनेस मॉडल चलता है। पॉइंट आ रहा है समझ में? और यहाँ पर अराउंड लिखा हुआ, अराउंड मतलब उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ क्या करता होगा? सिंक डूबता तो नहीं होगा, प्लेस खेलता भी नहीं होगा, तो क्या करता होगा? रिवॉल्व करता होगा। और रिवॉल्व में एस लगा हुआ है क्योंकि बिजनेस मॉडल एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए वर्ब भी क्या आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है। पॉइंट है समझ में? तो सेंटेंस के सब अगर मैं पूरा कंप्लीट करके बताऊं तो जरा सुनना। तो लिखा हुआ है द सर्च इंजन बिजनेस मॉडल रिवॉल्व्स, मतलब चारों तरफ घूमते, अराउंड द फल्क्रम ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि आधार, भरोसे के आधार पर, या फिर भरोसे के आधार के चारों तरफ जो सर्च इंजन बिजनेस मॉडल है वो चल रहे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था ना बच्चों लोग, वो था रिवॉल्व्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत आराम से सॉल्व किया जाने वाला क्वेश्चन था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गेट एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन है तो एकदम राइट आंसर जाना चाहिए। स्कोरिंग क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों लोग, आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 फिर बेहतरीन इंग्लिश का सवाल है, मस्त क्वेश्चन है, सुनोगे तो मजा आ जाएगा आपको। सुनो क्वेश्चन क्या बोलता है। अ कोर्ट इज टू अ जज एज डैश टू अ टीचर। मस्त क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन नहीं भी दूं तो भी हम इसमें टिक कर लियोगे। कोर्ट वो जगह है जहां पर जज साहब केस सुनते हैं, ठीक है। केस हियरिंग होती है ना, तो जज साहब केस सुनते हैं कहां पर? कोर्ट में। तो जिस तरह का रिलेशन है जज और कोर्ट का, वैसे आपको बताना है रिलेशन होगा टीचर और किसका। तो जैसे जज साहब कोर्ट में केस सुनते हैं, वैसे ही टीचर साहब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब वो तुम कुछ भी सेंस में ले सकते हो। मतलब सेंस कहने का मतलब ये है कि गरियाते भी हैं कुछ कुछ टीचर, बहुत जबरदस्त टाइप से, मस्त आता है उनकी, मस्त मजा आता है उनकी बात को सुन के। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जज साहब कोर्ट में केस सुनते हैं ना, वैसे ही टीचर साहब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था ना बच्चों लोग, वो होना चाहिए था स्कूल। राइट आंसर इज डी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हेलो बच्चों लोग, हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर के क्वेश्चन 4 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, कंफ्यूजिंग है,
थोड़ा बहुत परेशान करेगा, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का काम होता है आपको पजल करना, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना आपके लिए ना दोबारा से क्वेश्चन, मतलब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में आपको दोबारा से सॉल्व करके देने वाला हूँ। इत्मीनान से दरअसल समझना, मैं क्वेश्चन पूरा डिटेल में सॉल्व करके दूंगा और एक एक छोटी छोटी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान नहीं दोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक बार क्वेश्चन आपके लिए रीड करो, इत्मीनान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, द पुलिस अरेस्टेड 4 criminals PQ, R and S. The criminal knew each other. They made the following statements. तो पुलिस ने क्या किया कि ना 4 क्रिमिनल को अरेस्ट किया हुआ है लेकिन उसमें से जो मुजरिम है ना वो एक ही होने वाला है। देखो क्या लिखा हुआ है, P says, Q says, R says, S says। 4 आदमी पकड़ के लाए, चारों आदमी एक दूसरे को जानते थे और चारों ने अपनी अपनी तरफ से एक एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, assume only one of the arrested for committed the crime। बोल रहा है कि हमने जो 4 लोगों को पकड़ा है ना उसमें से सिर्फ एक ही है ऐसा जिसने जो है क्राइम किया है। हमने 4 लोगों को पकड़ा जिसमें से एक ही है जिसने क्राइम किया है। पकड़ा 4 लोग को है लेकिन मुजरिम एक ही है, क्वेश्चन में कह रहा है वो। फिर कहता है एंड ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट मेड अबव इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट गिवन है ना यहाँ पर, बोला इन 4 स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट ऐसी है जो कि ट्रू रही। बात आ गया समझ में, एक ही स्टेटमेंट ऐसी है जो कि ट्रू रही। आपसे पूछ रहा है हु कमिटेड द क्राइम, तो फिर बताओ कि किसने ये वाला क्राइम किया था। क्वेश्चन आ गया समझ में। 4 इंसान पकड़ के लाए, चारों से गवाही लिए, फिर ये देखे कि 4 गवाही तो दे रहे हैं लेकिन मुजरिम तो एक ही है। तो आपसे उन्होंने ये कहा कि एक ही मुजरिम है और ये वाली बात भी बता दी कि जो 4 गवाही है उसमें से एक ही गवाही सच है, बाकी 3 गवाहियां झूठ है। ओके, तो उससे पूछा कि बताओ फिर मुजरिम कौन है। ये है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन था, मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करके बताता हूँ। इत्मीनान से देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको ना बहुत आराम से समझ में कि चीजें हो कैसे रही है। मैंने क्या किया, मैंने ना 4 कॉलम बना लिए, एक P का, Q का, R का, S का, और यहाँ पर लिखा मैंने एक्चुअल कल्प्रिट। यहाँ पर लिखा मैंने एक्चुअल कल्प्रिट। एक्चुअल कल्प्रिट मतलब जिसने वास्तविकता में गुनाह किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब जरा इत्मीनान से समझते हैं। मैं क्या करूंगा, 4 केस बनाऊंगा। उन चारों केसेस में मैं एक बार P को सच्चा मानूंगा, बाकी तीनों को झूठा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि एक ही सच्चा बाकी 3 झूठे। फिर उसके बाद मैं Q को सच्चा मानूंगा, बाकी तीनों को झूठा, और इस तरीके से मैं देखूंगा कि क्या क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो चलिए पहले वाले केस पर बात करते हैं। पहले केस में मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वाले केस में P को दरअसल सच्चा माना है और बाकी तीनों को झूठा माना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो उससे ये होगा कि P ने जो कहा है वो सच होगा। P ने क्या कहा है कि Q कमिटेड द क्राइम, मतलब P के हिसाब से Q क्रिमिनल है, ठीक है। Q को मैंने झूठा मानना है, तो इसने क्या कहा था, S कमिटेड द क्राइम। इसका मतलब एक उल्टा पकड़ना है, मतलब कि S ने क्राइम नहीं किया है, ये ठीक है। तीसरा I did not do it, मतलब मेरे को उसको झूठा मानना है, तो जो इसने बोला वो उल्टा पकड़ना है। इसे बोला मैंने नहीं किया है, मैं उल्टा पकड़ूंगा, तो इसका मतलब इसने किया होगा। एस ने क्या बोला, मेरे को एस को झूठा मानना है। एस ने क्या बोला, What Q said about me is false। इसका मतलब ये होगा कि जो भी Q ने इसके बारे में बोला होगा सच होगा। Q ने क्या बोला था, S committed the crime। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी ही बात के हिसाब से ये क्रिमिनल है। तो अगर मैंने P को सच्चा माना और बाकी तीनों को झूठा माना, तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 3 क्रिमिनल आ जाते हैं। क्वेश्चन में इसने बोला था कि सिर्फ एक ही क्रिमिनल हो सकता है, इस वाले केस से 3 क्रिमिनल आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो केस जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये केस रॉन्ग है लॉजिकली, क्योंकि इससे 3 कल्प्रिट निकल कर आते हैं। पॉइंट है आपको समझ में। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि जिस तरीके से, बात को समझना, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट केस सॉल्व किया जिसमें मैंने P को राइट माना बाकी तीनों को रॉन्ग माना है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना दोबारा से ये सारे केसेस को सॉल्व करूंगा, लेकिन अब की बार सच्चा किसको मान रहा हूँ, Q को, और बाकी तीनों को क्या मान रहा हूँ, झूठा। चलो अब जरा ऐसे कोशिश करते हैं। अगर मैंने ऐसा किया, मतलब मैंने P को झूठा माना,
तो पी ने क्या बोला, क्यू कमिटेड द क्राइम, मेरे को झूठा मानना है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू ने क्राइम नहीं किया है, ठीक है। इसको सच्चा मानना है, एस कमिटेड द क्राइम, मतलब एस ने ही क्राइम किया है, इसको मेरे को सच्चा मानना था। आर को झूठा मानना है, आई डिड नॉट डू इट, झूठा मानूंगा तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब आर ने ही क्राइम किया है। What Q said about me is false, इसको उल्टा करना है, मतलब जो भी Q ने इसके बारे में कहा होगा सच कहा होगा। Q ने क्या कहा था, S committed the crime, मतलब S ने ही क्राइम किया है। तो मेरे को इस वाले केस के हिसाब से दो दो क्रिमिनल मिल रहे हैं, एक है S और दूसरा है R, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये कहा था मुझसे कि एक ही क्रिमिनल होगा, इसको मतलब ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला सेक्शन भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हम लोग चलते हैं नंबर 3 पर। अब की बार मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं आर को सच्चा मानूंगा और इन दोनों को झूठा मानूंगा, बाकी तीनों को झूठा मानूंगा। चलो एक बार कोशिश करते हैं। पी को झूठा मानना है, क्यू कमिटेड द क्राइम, इसका मतलब क्यू ने क्राइम नहीं किया है। क्यू को भी झूठा मानना है, एस कमिटेड द क्राइम, मतलब कि एस ने भी क्राइम नहीं किया है, ठीक है। आई डिड नॉट डू इट, इसको सच्चा मानना है, इसका मतलब आर ने भी क्राइम नहीं किया है, एस को झूठा मानना है। What Q said about me is false, इसका मतलब जो भी Q ने इसके बारे में कहा होगा वो सच होगा। Q ने क्या कहा था, S committed the crime, इसका मतलब यहाँ पर S ने क्राइम किया है। अब जरा आप चीज को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वाला ना जो केस है ना, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होने वाला है। कैसे सर, मेरे को ये तो समझ में आएगा कि Q ने क्राइम नहीं किया, R ने क्राइम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ना कंट्रास्ट आ रहा है, और ये जो बातें जो लिखी हुई है ना, ये सच मानने के आधार पर लिखी गई है। मतलब ये है कि क्यू ने बोला कि एस ने क्राइम नहीं किया है और एस खुद बोल रहा है कि मैंने क्राइम किया है। तुम सिचुएशन समझ रहे हो, क्यू ने बोला कि मैंने क्राइम नहीं किया, एस ने क्राइम नहीं किया है और एस खुद बोल रहा है कि मैंने क्राइम किया, तो चीजें जो है ना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब खुद बोल रहा है, अब तुमको शायद मन में बात आ रही सर वो खुद बोल रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डालो ना, केस क्लोज करो। हमने क्यू से वाली बात पकड़ के लाई है ना एस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब एस के कंटेक्स्ट के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज ना, क्योंकि दो अपोजिट स्टेटमेंट इसमें पॉसिबल हो जा रहे हैं, इसीलिए मैं इसमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन होगा। एक जन बोलता है एस नहीं होगा, एक जन बोलता है एस होगा, तो मेरे को क्या पता कौन होगा। तो इससे ना मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन है, तो मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ, इसलिए उसको अपना आंसर भी नहीं मान रहा हूँ। चौथा केस सोचते हैं, फोर्थ केस, जिसमें मुझे क्या करना था, एस को सच्चा मानना था, बाकी तीनों को क्या मानना था, झूठा। चलो भाई इसको समझते हैं। तो जब मैंने ये किया, पी को झूठा माना, तो पी ने क्या बोला, क्यू कमिटेड द क्राइम, मतलब कि क्यू ने क्राइम नहीं किया। क्यू को झूठा मानना, एस कमिटेड द क्राइम, मतलब एस ने क्राइम नहीं किया। आर को भी झूठा मानना है, आई डिड नॉट डू इट, इसका मतलब इसी ने क्राइम किया। एस को सच्चा मानना है। वट क्यू सेड अबाउट मी इज फॉल्स, मतलब जो भी क्यू ने इसके बारे में कहा होगा वो झूठ होगा। क्यू ने क्या कहा था, क्यू ने कहा था कि एस कमिटेड द क्राइम, मतलब ये झूठ है, झूठ है, तो फिर एस ने क्राइम नहीं किया। अब देखो जरा, दिखाई दे रहा है आपको, मुझे इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि दरअसल आर ने क्राइम किया हुआ है, मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो है आर। जरा इत्मीनान से देखो, मस्त क्वेश्चन था, एकदम लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, और मैंने क्या किया, बढ़िया आराम से ना कॉलम्स बना बना कर आपको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। तो थोड़ा सा देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गेट एग्जाम में बिल्कुल आने चाहिए। मस्त क्वेश्चन था, सॉल्व करके मेरे को तो मजा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। जरा इत्मीनान से एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को सुनते हैं, देखते हैं वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या लिखा हुआ है, टू कार्स एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम लोकेशन एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो दो कार है, सेम टाइम, सेम लोकेशन, सेम डायरेक्शन, टेंशन ही खत्म। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज 50 and speed of the second car is 60. The number of hours it takes for the distance between two cars is to be 20 किलोमीटर is. तो ये बोल रहा है कि ना कितना समय लगेगा दोनों कार को कि उनके बीच में 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्रिएट हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपको फोटो बनाकर दिखाऊं तो जरा इत्मीनान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये है वो पॉइंट जहां से दोनों कार निकलती है। यहाँ से निकलेगी C1, यहीं से निकलेगी C2, दोनों ही सेम टाइम पर निकलेगी और दोनों ही कार जो है सेम डायरेक्शन में भी निकलेगी। इसकी स्पीड मुझे गिवन है 50 kmph और इसकी स्पीड मुझे गिवन है 60 kmph। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा कि दोनों कार के बीच 20 किलोमीटर डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसा होगा ना भाई, कैसा होगा कि इसकी स्पीड 60 है और इसकी स्पीड 50 है, तो आगे कहीं जाकर, जरा बात को समझना, इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 50 है, तो आगे कहीं जाकर क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो जब दोनों सेम टाइम पर निकलेंगे तो C2 जो है आगे निकल चुकी होगी, तो ऐसा सीन बनता होगा C1 यहाँ कहीं पहुंची होगी तो C2 यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा क्योंकि C2 की स्पीड ज़्यादा है। तो उससे बोल रहे हैं कि कितने देर बाद ऐसा होगा कि इनके बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में? अभी तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाया है। इतना से दरअसल क्वेश्चन को समझो पहले तो। अब दरअसल सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ना एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ना एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है, एक ही लाइन में। मैं वो लाइन आपको डायरेक्ट बोलकर बताऊंगा, तो इस वाली बात को समझो ना, फिर इस वाली वीडियो का क्या मतलब रह जाएगा। मैं जो इतना एफर्ट दे रहा हूँ बच्चों के लिए, वो क्यों दे रहा हूँ? ताकि आपको मैं कंसेप्ट बताता चलूँ ना। अब यही क्वेश्चन दोबारा थोड़ी गेट एग्जाम में आने वाला है कि तुम आंसर रख के चले जाओगे। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसके लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी उस दूसरे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इस वीडियो का जो मोर इंपॉर्टेंट जो कंटेक्शन है, इस वीडियो का जो ज्यादा वैल्यू है ना, वो सिर्फ ये है कि वो कंसेप्ट बता सकूं। तो सर इतना सा कंसेप्ट को सुनते हैं, समझो जरा कंसेप्ट क्या होने वाले। कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो सारी चीज आपसे शेयर करने वाला हूं। सुनते जाओ जरा इत्मीनान से, सुनो जरा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब दो बॉडी होंगी और दोनों ही मोशन में होंगी, तो इस बात को समझ जाना, इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड लग सकता है। जिसमें आप रिलेटिव स्पीड लगा पाओगे ना, समझ लो क्वेश्चन फिर एक लाइन का है। लेकिन आपको रिलेटिव स्पीड समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। पहली कंडीशन होती है रिलेटिव स्पीड लगने की। पहली कंडीशन ये है कि दो बॉडीज होनी चाहिए और दोनों ही मोशन में होनी चाहिए। जब दो बॉडीज होंगी और दोनों ही मोशन में होंगी तो ये क्वेश्चन बनेगा रिलेटिव स्पीड का। टू कार्स, दो बॉडी है, 50 और 60, दोनों का अपना मोशन है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन पर रिलेटिव स्पीड लग सकता है। अब रिलेटिव स्पीड लगने के ना दो पॉसिबल केसेस होते हैं। दो बॉडी है, दोनों ही मोशन में है, तो उसके पॉसिबल मोशन क्या होंगे? या तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करती होंगी, या तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती होंगी। भाई अगर दो बॉडीज चल रही हैं तो यही तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि या तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागे या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागे। इतनी बात आई आपको समझ में? अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में भागती है तो सिचुएशन इस तरह से दिखती होगी। लेट्स से इसकी स्पीड s1 kmph है, इसकी स्पीड s2 kmph है, तो इस वाले कंटेक्स्ट में जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, वो काउंट होती है s1 माइनस s2 kmph। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, वो माइनस होती है। इतनी बात की दिमाग में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता होगा सर? अपोजिट डायरेक्शन में भी दो पॉसिबल केस होते होंगे। एक होता होगा फेस टू फेस और दूसरा होता होगा बैक टू बैक। सॉरी। तो ये दिखता कैसा होगा? फेस टू फेस कुछ ऐसा दिखता होगा, ये S1 ये S2। बैक टू बैक कुछ ऐसा दिखता होगा, ऐसा, ये S1 ये S2। सॉरी। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये दोनों ही जो केसेस है ना बच्चे लोग, ये अपोजिट डायरेक्शन के केसेस है। तो अपोजिट डायरेक्शन केस में दोनों ही केसेस के लिए जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, वो होती है प्लस, विच इज s1 प्लस s2 kmph। तो मैंने क्या समझा? मैंने इस वाली बात को समझा कि अगर रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब यह है कि मैं दो पॉसिबल केस बना सकता हूँ, एक सेम डायरेक्शन या एक अपोजिट डायरेक्शन का। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उस वाले केस में रिलेटिव स्पीड होती है हमेशा माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? हमेशा प्लस। इतनी बात के दिमाग में आपके है कंफर्टेबल? वो हो गया कंसेप्ट, वो येलो कलर का कंसेप्ट हो गया। और उसी कंसेप्ट के लिए मैं इस वीडियो में वरना फिर डायरेक्ट आपको पीडीएफ बनाकर शेयर कर दी रहती। अब जरा समझो जो यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो जरा। मुझे क्या चाहिए? मुझे इन दोनों कार्स के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास ना डी की वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से 20 किलोमीटर, और क्योंकि दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है
तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ना वो होगी -60 -50 किलोमीटर पर आवर, विच बिकम्स 10 किलोमीटर पर आवर। और मुझसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पता है? टाइम पूछ रहा है। मुझे डी पता है, एस पता है और मुझे टी निकाल के बताना है। तो हम लोग पता है फंडा क्या जानते हैं? हम लोग फंडा जानते हैं डी इज इक्वल टू एस टी। डिस्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए 20, स्पीड क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो होगा -60 -50 इज 10, और मुझसे टी पूछा जा रहा था तो टी होगा 20/10 विच इज 2 आवर। इसका राइट आंसर था बी। अब मैं अगर एग्जाम में होता ना तो मैं सिर्फ ये 2 लाइनें कर रहा होता, और ये 2 लाइनें भी मैं वहां पर लिखता नहीं। पता है तुम्हें, मेरे को पता है कि 20/10 2 आता है, उसके लिए मेरे को जो है एग्जाम में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे दिमाग से हो जाता है। तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कंसेप्ट अच्छे हो, तो गेट एग्जाम के जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको ना कंसेप्ट थोड़ा बिल्डअप करने पर ध्यान देना, और इसीलिए वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं अगले सवाल पर।